नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर इसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय भारतीय अवाम एक सुखद जो प्रतिक्रिया हमारे किसी भारतीय भाई की आई है, वो कह रहे थे कि हमको विकास नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको विकास और किसी प्रकार की जो ये रेवड़ी जो बांटते हैं राजनीतिक दल चुनाव के अवसर पर, तो वो किसी प्रकार की वो रेवड़ी भी नहीं चाहिए। जो बोलते हैं कि मुफ्त पानी मुफ्त बिजली, ये 72,000 ले लो और शायद बीजेपी तो शायद आसाम के चुनाव कर रहे हैं कि हम जो है वॉशिंग मशीन देंगे और दक्षिण भारत में भी तमाम इस तरह से कहते रहते हैं। एक बार जो अखिलेश भी बोले थे लैपटॉप, तो ये जो रेवड़ी बाजी तो वो कह रहे, तो हमारे वो भारतीय भाई का ये कहना था कि हमको इस तरह की कोई रेवड़ी भी नहीं चाहिए, विकास भी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सुकून चाहिए। बहुत सही आपने फरमाया। देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात, इसलिए कि अभी ये भारतीय ताकत दल तो अभी संघर्ष कर रहा है। इसके माने दल का जो है ढांचा भी पूरी तरह पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ है। खास करके यानी एक गांव से लेकर के प्रदेश और देश स्तर तक खड़ा होने की प्रक्रिया में है। तो और अभी उसको जो ये कह रहा है उसको कर दिखाने का अभी आगे अवसर आना बाकी है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन हाँ, जो ये अपने अवाम अपने भारतीय भाई बहनों के लिए सोच रहा है, उसका नमूना पिछले किसी एपिसोड या कुछ एपिसोडों में बताने की कोशिश की गई थी। आज पुनः उसी को बताया जा रहा है। तो ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ये गौर से समझें कि भारतीय ताकत दल सिर्फ उनको सुकून ही नहीं देगा, बल्कि उनको एक भारतीय नागरिक के रूप में उनकी खिदमत भी करेगा, उनकी सुरक्षा और प्रतिष्ठा की रक्षा को भी सुनिश्चित करेगा और भारतीय नागरिक के रूप में
उनकी प्रतिष्ठा को भी बख्शेगा। अब ये जो 3 शब्द बताए गए हैं, इसके बहुत बहुत बड़े आयाम होते हैं, लेकिन वो आयाम सार्थक तब होंगे जब ये करके दिखा दिया जाएगा। अमूमन मसलन ये मौके पर न्याय है। मौके पर न्याय से मतलब ये है कि जैसे कोई कमज़ोर आदमी है और जैसे लोग कहते हैं कि ये रसूख वाला नहीं है, साधारण नागरिक है या गरीब किस्म का है, और भी जो हमारे भारतीय समाज के मार्मिक तबका है, जैसे हमारी बच्चियां हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी भी सुरक्षा जो है खतरे में रहती है, जो एक आपराधिक माहौल व्याप्त है उसके कारण। तो उसी संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम को ये बताना चाहता है कि इस संबंध में मौके पर ही न्याय मिलेगा। मतलब कि मौके पर वैसे तो इस तरह का माहौल इस तरह का माहौल होगा कि अपराधी जो है खौफ खाएंगे, या अपराध करने किसी तरह का, या इस जो अभी बताया गया है, इस तरह का अपराध करने के पहले 1000 बार वो सोचेंगे, वो खौफ खाएंगे। और हमारे सभी भारतीय भाई बहन, और ख़ास करके जो मार्मिक तबके हैं, जो गरीब है, असहाय और बगैर रसूख वाला है, साधारण नागरिक है, और हमारी बहुएं हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो बेखौफ आ जा सकेंगी कहीं भी, कैसे भी, और अपना जीवन निर्वहन कर सकेंगी। और यदि वैसे तो खौफ रहेगा अपराधियों के मन में, बेखौफ रहेगी कुल मिलाकर हमारी अवाम, भारतीय अवाम। लेकिन मान लीजिए कि कोई अपराधी इस तरह से जुर्रत किया, तो मौके पर ही उसका निपटारा हो जाएगा। यही जो है निपटारा हो जाएगा, और मौके पर ही हमारे उन भारतीय भाई बहनों की इज्जत का, प्रतिष्ठा की सुरक्षा मौके पर ही हो जाएगी। कुछ मोटा मोटी जो एक अंदाज, एक नमूना बताने की कोशिश चाहिए कि मौके पर ही न्याय, मौके पर ही सुरक्षा देने का एक योजना है, सोच है भारतीय अवाम ताकत दल की, सुरक्षा के विषय को लेकर के। और शिक्षा के विषय में भी बताया गया है कि शिक्षा में एक जो अनिवार्य उसका हिस्सा है, भाग है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में ये भी बताया गया था कि इसके 2 भाग होंगे। एक भाग में हमारे जो इधर 5-6 वर्ष पहले हमारे जो व्यवहारिक संत रहे हैं, हमारे यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से में अपनाए जाने वाले जो है वो ऐसे जो है वो सत्कर्मों के द्वारा अपने आचरण व्यवहार को शुद्ध करना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना, अपने विचारों को शुद्ध करने के रास्ते यानी इन संतों ने सिखाया है। उन संतों में हमारे रामकृष्ण परमहंस, कबीर, नानक, सूफी संत और संत रविदास आदि उल्लेखनीय हैं।
और उनके साथ कुछ और भी कवि की तरह वो भी संत रहे हैं, जैसे हमारे रहीमदास, तुलसीदास, सूरदास, रसखान, ये लोग भी। तो इनकी एक एक दो दो लाइन की वो वाणी जो मानवता के महत्व को या मानवता केंद्रित वाणियों का एक संकलन, ताकि बच्चे के ऊपर मानवता के प्रति उसकी संवेदना विकसित हो, मानवता को इज्जत करने का एक जज्बा पैदा हो बच्चों में, इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो नैतिक शिक्षा का एक भाग वो रहा। नैतिक शिक्षा का दूसरा भाग जो है, हमारे देशभक्त और अमर शहीदों की जीवन वृत्ति या उनकी यानी जीवन गाथा, लाइफ हिस्ट्री, और वो हमारे अमर शहीद, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू इत्यादि, इसी तरह के कुछ और भी। और सुब्रमण्यम भारती भी शायद नाम छूट गया, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती। तो इनकी जीवन गाथा, लाइफ हिस्ट्री, ताकि इनसे यानी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का भी जज्बा पैदा होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति की भावना जो है वो बच्चों में लाने के लिए। तो ये रहा नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा जो है जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन है, या बेसिक शिक्षा है, उसका भाग सभी विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के हो, चाहे वो शिशु मंदिर हो, चाहे वो कुछ पांथी के आधार पर चलाए जा रहे विद्यालय हों, चाहे वो सिख समाज के, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के द्वारा संचालित हो, चाहे वो गुरुकुल का हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो कॉन्वेंट हो, कोई भी हो, इस तरह की नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य रहेगी। और जो रोजगार दफ्तर, तो रोजगार दफ्तर मतलब कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी पंजीकरण उसी का होगा जो कि एक न्यूनतम आधार पर इन परीक्षाओं को पास करेगा। और वो परीक्षा के दो भाग होंगे, एक तो लिखित, एक तो जो है मनोवैज्ञानिक। तो लिखित रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में जो बच्चे इसको उत्तीर्ण करेंगे वही रोजगार दफ्तरों में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में पंजीकृत होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। और वहीं से प्रत्येक रोजगार यानी राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, निगम के लिए, अर्ध सरकारी, यहाँ तक कि निजी संस्थानों के लिए, प्राइवेट के लिए भी, और यहाँ तक कि जो एमएनसी वाले जो आते हैं बाहर से, मल्टीनेशनल कंपनी वाले, उनको भी मजबूर किया जाएगा कि इन्हीं एम्प्लॉयमेंट एक्शन से ही जो है जो पंजीकृत बच्चे हों उन्हीं को उठाया जाए, ताकि वही जो है नैतिक शिक्षा का जज्बा, जिसका ज्ञान भी हो और जिसका उनके मानस पटल पर उसका एक उपयुक्त ढंग से, मुनासिब ढंग से उसका असर भी हो। ये मोटा मोटी है। शिक्षा में दूसरा है शिक्षा का व्यवसायीकरण, जो कि बहुत बड़ा अभिशाप बना हुआ है। एडमिशन कराने जाइए किसी भी शिशु मंदिर में, किसी भी डीबीएस स्कूल में,
किसी भी जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में, मदरसों में तो नहीं होगा, मैं जानता हूँ, हो सकता है कि गुरुकुल में भी ना हो, तो यहाँ पर मोटे मोटे डोनेशन देने की मजबूरी रहती है। और इसके बाद जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इसमें भी तमाम कैपिटेशन फीस का एक बहुत बड़ा तांडव चलता है। और भी मिलाकर के शिक्षा का व्यवसायीकरण, मतलब कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। पता नहीं बीजेपी वालों को और मोदी जी को ये पता है कि नहीं पता है। तो इसको पूरी तरह जो है समाप्त, पूरी तरह। वैसे बेसिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा जो कि मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, भारतीय जनता दल का ये मानना है कि वो जो शिक्षा है प्राथमिक ही नहीं, वो किसी टाइप की शिक्षा हो, वो शिक्षा हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को समान रूप से देने की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा, जो है सुनिश्चित करेगा भारतीय अवाम ताकत दल। अब रही बात उसका जो स्तर है, मान लीजिए वो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा को शायद यानी दर्जा 5 और 3 और जोड़ लीजिए 8 तक मान लीजिए है, तो वो यदि प्राथमिक शिक्षा है 8 तक मान लीजिए, तो वो उसमें उसका जो पाठ्यक्रम है और जो विद्यालय हैं और जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वह विश्व स्तर के और उस तरह की शिक्षा जो है प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो गरीब से गरीब हो, अच्छा कोई भी हो, और सबको जो है इस तरह का जो स्तर है सभी में, चाहे वो शिशु मंदिर का हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का हो, चाहे डीपीएस का हो, सब में एक ही तरह का स्तर। अब चूंकि यदि अच्छी व्यवस्था करनी होगी तो उसकी एक कीमत होती है, उसकी एक कास्ट होती है। तो कीमत अदा करने के मामले में या फीस के मामले में फिर वही बात कि जो अंत्योदय का है, जो कि जिसका कि आर्थिक सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ भी वो दे सके, उसको फ्री ऑफ कास्ट, उसको मुफ्त में। और फिर उसके ऊपर जो बीपीएल का है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे वाला, बीपीएल इसको कहते हैं, उसको 10 से लेकर 15%। और फिर उसके ऊपर है मध्यम वर्गीय, जो कि बीपीएल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो मध्यम वर्गीय में आता है, उसको 30 से लेकर 40%। और जो समर्थ है उसको पूरा 100%। ये अदायगी है। तो अदायगी जो है, कहने का मतलब अदायगी जो है वो आर्थिक क्षमता और हैसियत के अनुसार, और जो शिक्षा जो है सबको समान रूप से, वो भी विश्व स्तर की, सबको बराबर। ये इस तरह की योजना, इस तरह का कार्यक्रम जो है वो भारतीय अवाम ताकत दल के जहन में है, मस्तिष्क में है, ये देने की। और इसी प्रकार स्वास्थ्य की भी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, जो कोई भी हो, उसमें जो स्वास्थ्य की सेवा है वो विश्व स्तर की, माने उसके उपकरण, उसकी दवाइयाँ, उसके डॉक्टर सभी, लेकिन उसकी अदायगी फिर उसी प्रकार
आर्थिक हैसियत के अनुसार, यानी जो बिल्कुल निर्धन है या अंत्योदय वाला या अंत्योदय की श्रेणी में आता है उसको फ्री ऑफ कास्ट, मुफ्त में। और फिर जो बीपीएल का है उसको 10 से लेकर 15%, और बीपीएल के थोड़ा ऊपर है और वो और जो है और मध्यम वर्गीय श्रेणी में आता है उसको 30 से लेकर 40%, जो सक्षम है उसको 100% पूरा। लेकिन स्वास्थ्य सेवा सबके लिए बराबर है, एक ही, ये सुनिश्चित करेगा भारतीय जनता दल। इस प्रकार कई अच्छी चीजें हैं। और खासकर अच्छा, इसके अलावा गांव के लोगों का 2-3 अभिशाप है। एक अभिशाप वो है कि वो छोटे छोटे कामों के लिए, मान लीजिए कोई कागज बनवाना है, सर्टिफिकेट बनवाना है, तहसील से बनवाना है या ब्लॉक से बनवाना है या थाने से बनवाना है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से बनवाना है, तो उनको सैकड़ों चक्कर, पैसे खर्च होते हैं, भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। इसके लिए भारतीय जनता दल ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोच रखा है कि इस तरह की सेवाएं वह उनके दरवाजे पर देगा। दरवाजे से मतलब कि जो स्थानीय पंचायत का जो दफ्तर है उसी दफ्तर में जो भी आवश्यक कागज हो सकता है आपको वहीं जमा करना है, और कुछ दिन में या और वो जो दिन होगा वो निर्धारित होगा, डिफाइंड होगा, ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेटेड होगा। उतने दिन में स्वतः तहसील से मिलना होगा, वो तहसील से ब्लॉक से मिलना होगा, ब्लॉक से थाने से मिलना होगा, थाने से बिजली दफ्तर से मिलना होगा, बिजली दफ्तर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से मिलना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से बनकर स्वतः जो है उसी पंचायत के दफ्तर में आ जाएगा, और वहीं से हमारे भारतीय भाई बहन गाँव गिराज के वहीं से उठा लेंगे। और एक कॉल सेंटर की भी व्यवस्था के विषय में भारतीय जनता दल सोच रखा है कि कॉल सेंटर भी स्थापित करेगा वहाँ पर, सिर्फ इसलिए ये जानकारी के लिए कि मान ली अमुक या फला किस्म का यदि सर्टिफिकेट चाहिए तो किस तरह के कागज उसको जमा करने होंगे, ताकि इसकी जानकारी उनको पहले से ही हो जाए। तो उसी तरह के कागज जो है वो जमा करेंगे इसमें पंचायत में। अब पंचायत से तहसील या पंचायत से आपका थाना, पंचायत से ब्लॉक ऑफिस, पंचायत से ही बिजली दफ्तर, पंचायत से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में एक प्रभावकारी संचार व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगा। तो इस तरह की इसकी सोच है कि जो है ये सेवाएं जो है उसको दरवाजे पर, जिसके लिए कि उसको इतने चक्कर मानने पड़ते हैं और इतने जो है वो भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है, यह भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। दूसरा अभिशाप है मुकदमेबाजी। हमारे गांव गिराज के लोगों का काफ़ी समय जो है और काफ़ी ऊर्जा और काफ़ी पैसा वो मुकदमों के ही चक्कर में खत्म हो जाता है। और कोई तो मुकदमा, कोई एकाध मुकदमा जो है वो मूछ की लड़ाई में, माने उसका कोई आधार नहीं होता है, सिर्फ अपनी मूछ की लड़ाई में पीढ़ियाँ जो है वो गुजर जाती हैं। तो एक तो जो क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस में व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक 2 या 3 तारीखों पर उसके फैसले हो जाए, और 6 महीने से लेकर के अधिक से अधिक 1 साल में उसका फैसला मजिस्ट्रेट लेवल पर। अपील है तो वो 6 महीने के अंदर, और कोई भी, चाहे वो मजिस्ट्रेट लेवल पे हो, चाहे वो जज लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे हो, इवन हाई कोर्ट से भी जो है वो जो है वो सुनिश्चित करवाएगा, उसका भी अपील जो है 1 साल के अंदर। ये तो रहा क्रिमिनल केसेस का। और वैसे भी जैसा कि अभी बताया गया है
जब मौके पर ही न्याय मिल जाएगा तो क्रिमिनल केसेस तो अपने आप जो है शून्य के पास पहुंच जाएंगे, कोई क्रिमिनल केस होगा ही नहीं। कब नहीं होगा? मौके पर न्याय जब मिलेगा। और एक आध बार हो भी गया मान लीजिए, तो उसका यही व्यवस्था कि 6 महीने से अधिक 6 महीने या 1 साल के अंदर उसका फैसला, और मुश्किल से 2 या 3 तारीख अधिक से अधिक। सिविल केसेसों में बल्कि वकीलों की टीम बनाया गया भाई कि अध्ययन करने के लिए भाई कि झगड़ा क्या है, और उस झगड़े का विवाद का क्या यदि कोई आधार नहीं है तो समझा बुझा करके थोड़ा बहुत जो है इधर उधर करके उनको समझा देना। तो इसी तरह से तमाम है। तो उनके गांव वालों का काफ़ी जो समय, ऊर्जा, पैसा जो खर्च होता है सिर्फ यानी मुकदमेबाजी में, अब वो मुकदमेबाजी जो है वो तहसील का भी चक्कर मारते हैं, एसडीएम के दफ्तर का भी चक्कर मारते हैं, डीएम ऑफिस का भी चक्कर मारते हैं। तमाम सारा पैसा, सारा ऊर्जा वो खर्च होता है। इसको भी शून्य करने की को सुनिश्चित करेगा। यह अभिशाप है। और खास करके तो ये अभिशाप है। और जो हमारे जो किसान भारतीय भाई बहन हैं उनको उपज को लेकर के, तो उपज जब होती है तो एमएसपी पर गवर्नमेंट जो है वो खरीद नहीं पाती है। बिचौलिए जो है वो खरीद करके वो वही एमएसपी पर बेच देते हैं। एफसीआई वही हमारे यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वही हमारे किसान भारतीय भाई बहनों से एमएसपी पर नहीं खरीदती है। और ऐसा भी मिलता है, ऐसे नहीं कि सबके ऐसा ही होता है, लेकिन जो उनका दुखड़ा है और वही एफसीआई जो है हमारे किसान भारतीय भाई बहनों का की उपज गेहूँ हो और या कुछ और धान वगैरह हो कि एफसीआई के कुछ इस प्रकार के कर्मचारी भी अधिकारी मिलते हैं, बोलते हैं कि अपने यहाँ जगह नहीं है। और वही जब बिचौलिया जो है उसे कम दाम पर, मान लीजिए कि धान का मूल्य तय किया गया है 1400 रुपये में, तो जो बिचौलिया है उसको जो है 900 रुपये में खरीदेगा और जो है वो 1400 रुपये में वो एमएसपी के रेट पर वो एफसीआई को बेच देगा। तो ये भी एक वो दुखड़ा रहता है कि ये जो ऐसे भी केसेस हैं और ऐसे भी मामले सुनने को मिलते हैं कि एफसीआई के कर्मचारी जो है कुछ इन बिचौलियों से इनकी साठगांठ होती है और हमारे किसान भारतीय भाई बहन जो एमएसपी का जो उसको एमएसपी मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या हिंदी में कहा जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य से वो उतनी कीमत मिलने से वो महरूम हो जाते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था करेंगे कि भाई उनका जो है गेहूँ हो, धान हो और ये सरकार खरीदे और उनका पेमेंट वहीं पर करे मौके पर। और यही नहीं, गन्ने का भी, गन्ने के भी विषय में आप लोगों ने देखा होगा और हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि ये किसान भाई लेकर के ट्रकों में या ट्रैक्टरों में रात भर जो है वो मिलों पर उस यानी कड़ाके की ठंड में, ठिठुरती ठंड में रात भर बेचारे वो परेशान रहते हैं। ये सारे उनके कष्टों को दूर करने के लिए सरकार खुद व्यवस्था करेगी कि वो खेत से ही उनको उठाएगी, गन्ना उठाएगी। हाँ, मान लीजिए जिसका गन्ना कम है
तो उसके लिए एक केंद्र बना देंगे आस पास में, और वहीं ला करके आप तो जो है वो तोलवा दीजिए, और इसके बाद आपका काम हो गया। पेमेंट उसका अदायगी जो है हफ्ते में एक बार, और वो चेक से, ये नहीं कि वो ये ट्रांसफर चेक वो दे देगी, आपको जिस खाते में डालना है आप डालते जाइए, लेकिन हफ्ते में एक बार जो है वो उसका पेमेंट मौके पर। कुछ इस तरह की सोच है उनकी, वो उपज लेकर के। एक और भी है जो कॉन्ट्रैक्ट, ये फार्मिंग की भी बात होती है, बात सही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मतलब कि जो समर्थ लोग हैं जिनके पास पैसा है वो इसी कृषि वाले क्षेत्र में अपना पैसा लगाएं, और जिनकी भूमि है, यानी जिनकी भूमि है वो उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, एक जो है वो समझौता कर लें कि भाई कि जो इसमें जो भी फायदा आएगा, मुनाफा आएगा, कितना हिस्सा उनको मिलेगा, और उस खेती करने में कितनी इनकी हिस्सेदारी होगी। या तो टोटल दे देंगे भाई कि आप अपना वो माने उसको जोतिए और बीज भी डालिए, खाद भी डालिए, सब कुछ करिए और इसको काटिए भी, और हमको सिर्फ जो है वो पैसा चाहिए, तो उसका भी एक तरीका है। या उनकी भी कुछ वो हिस्सेदारी होगी, मान लीजिए वो जो जिसकी ज़मीन है वो कुछ पैसा उसमें लगाना चाहता है, तो इस तरह से वो व्यवस्था करेगी। और ख़ास करके ताकि वो जो ज़मीन है सिर्फ पैसे के भाव में जो है वाणिज्यिक स्तर पर, कमर्शियल स्केल पर जो है उतना यानी उतना मुनाफा देने वाली नहीं हो पाती है। इसलिए उद्योगपतियों को या जिनके पास पैसा है उनको लगाया जाएगा कि उसको जो यानी वाणिज्यिक स्तर पर वो खेती करें और उसमें पैसे लगाएं, और जो भी मुनाफा का, प्रॉफिट का वो उचित जो है वह हिस्सा जो है उन हमारे किसान भाइयों को मिले, वो भी उचित, और उसमें और उनकी जो भूमिधरी है, उनका जो मालिकाना हक है ज़मीन पर, वो बिल्कुल इंटैक्ट बना रहा है। कुछ ऐसी मोटा मोटी। तो हमारे जो किसान भाइयों का जो वक्त बचेगा उसके लिए जो है कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग करने से ये होगा कि जितने हमारे माने भारतीय भाई बहन हैं जिनका जितना समय बचेगा वो कुटीर उद्योग में अपना वक्त लगाएं, और कुटीर उद्योग में इस तरह के सामान बनाए जाएं कि वो विश्व स्तर के और वो एक्सपोर्टेबल हों, वो निर्यात करने के स्तर के हों। तो उससे भी उनको दो पैसे मिलेंगे, और जो है उनके चेहरे पर खुशी आएगी। तो कुछ मोटा मोटी यही है। और इस सबको करने के लिए भारतीय जनता दल ने कई बार बताया हुआ है, और पुनः ये बताया जा रहा है कि इसके लिए जो शासन की व्यवस्था रहेगी, शासन की, उसका मॉडल जो है वही हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो शक्ति का जो मॉडल था, यानी शक्ति से अनुशासन, शक्ति के आधार पर अनुशासन, नियम पालन और शासन प्रशासन का चुस्त दुरुस्त होना, निष्पक्ष होना और प्रभावी होना। और इसी प्रकार इसी तरह का मॉडल या इसी तरह की शैली जो है हमारे जो आदरणीय सम्राट रहे हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब, उनकी जो शैली थी शक्ति का, अनुशासन का, नियम पालन का, ये तो उसी से ये संभव है, ये सारा कुछ संभव है। और इसमें कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते ये करके दिखाया जाए। अब ये बात जरूर है कि जिसका नमूना अभी बताया गया है हमारे भारतीय भाई बहनों की कल्पना में न हो। बात सही है, जब हमारे भारतीय भाई बहन ये सब देखे ही नहीं है तो कल्पना कहाँ से आएगी। जीएनपीसी रही सत्ता में, वो कैसे उसने सत्ता हथियाया,
इसके भी विषय में पिछले कई एपिसोड में बताया गया है कि इस देश को बांट करके 25 से 30 लाख लोगों को मरवा करके 25 से 30 लाख हम हमारे भारतीय भाई बहनों की लाश पर और हमारे भारतीय भाई बहनों के 3 करोड़ लोगों के उजड़े हुए घरों के मंजर पर उसने सत्ता हथियाई। और उसी के शासनकाल में कितने माने 700-800 के आसपास बताते हैं कि छोटे बड़े जो है सांप्रदायिक दंगे हुए, कितने लोग जो है उसके माने शिकार हुए। और भ्रष्टाचार, लूट, और उसी दौरान हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन 6000 सरेआम कत्लेआम। तो ये इनका एक इतिहास रहा है। तो इन्होंने हमारे मुल्क के लिए हमारे और हमारी भारतीय आवाम के लिए कुछ किया नहीं है, सिर्फ एक ही काम किया है, इस देश की आबादी को बढ़ाया है। जब से हुकूमत इनके हाथ में गई तो उसमें आबादी कितनी थी? 30 करोड़। इन्होंने 60-70 सालों में उस 30 करोड़ में 1 अरब जोड़ दिया है। अब जो 1 अरब 30 करोड़ में लाकर छोड़े थे मोदी जी के लिए, और मोदी जी के ज़माने में फिर जो है वो जो है 5 करोड़ और बढ़ गए। तो इसमें आबादी हमारी है कितनी? 1 अरब 35 करोड़ के आसपास। तो सिर्फ आबादी बढ़ाने के अलावा ये जो सबसे बड़ी अभिशाप है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, इसने कुछ नहीं किया है। हाँ, और अभिशाप के रूप में वो जो है वही देश को बांटना, और इतने लोग हलाक हो गए, लोगों के घर उजड़े, और यहाँ तक कि मैंने जहाँ तक कि भारतीय जो वो टेरिटरी का सवाल है, भूमि का सवाल है, वो जमीन जो है चीन को दे देना, और तिब्बत भी मिलने वाला था, तिब्बत को भी अब अपने दुश्मन चीन को दे देना। बर्मा भी जो है ये नेपाल भी मिलने वाला था, उसको भी न मिलने देना। तो तमाम इस देश के साथ गद्दारियों का उसका वो सिलसिला रहा है। तो आबादी भी एक बहुत बड़ा अभिशाप इसने बढ़वाया है, और आबादी बढ़ाने में भी अनुपातिक ढंग से, तुलनात्मक ढंग से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की आबादी जो है बढ़ने पर इसने ज़्यादा बल दिया। और वो भी उसके मन में मंसूबा यही था कि चूंकि हमारे इस जो भारतीय समाज के इस तबके को, किस तबके को? इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के तबके को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही थी, उसका शोषण और दोहन कर रही थी। तो इसकी आबादी बढ़ाने जो है वो कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से इसकी आबादी और अधिक बढ़ाने का इसका मंसूबा था। और इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इसने कुछ स्वार्थी किस्म के, सभी नहीं, कुछ स्वार्थी किस्म के मुल्लाओं का और मौलवियों का उसका भी इस्तेमाल किया। वो इनको बताते गए कि ज़्यादा आबादी करेंगे तो ये अल्लाह की देन है। और हमारे इस समाज में ये जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज है, इसमें यह समझ, इस तरह का ज्ञान विकसित होने नहीं दिया कि उनकी जो माली हालत है, उनकी जो अशिक्षा है, जो उनकी गरीबी है, जो उनका बेरोजगारी है, जिसके विषय में सच्चर कमेटी ने विस्तार से बताया हुआ है कि ये जो है जीएनपीसी के कार्यकाल में ही जो है इतनी बदतर स्थिति हुई है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की। तो इस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में यह समझ विकसित नहीं होने दिया कि कोई परिवार है
यदि उसको अपनी माली हालत माने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और भी इस तरह के दलदल से यदि निकलना है तो परिवार को जो है छोटा रखना पड़ेगा अपने से। और इसमें इसने जो है कुछ स्वार्थी किस्म के मुल्लाओं का और मौलवियों का इस्तेमाल भी किया, जो सिखाते रहे कि भाई ये अल्लाह की देन है, इसको बढ़ाओ। और इस सब के पीछे ये था कि अपने जेएनपीसी का कि उसको अपना वोट बैंक बढ़ाना था। और कहीं कहीं तो यह भी सुनने को मिला कि वो धमकी भी दिया था इस जेएनपीसी ने कि यदि आप लोग आबादी को नहीं बढ़ाएंगे तो हम बाहर से बुलाएंगे। और उसने ऐसा किया भी। उसने जितना भी घुसपैठ इसने कराया सिर्फ इसीलिए इसका वोट बैंक में इजाफा हो। इसलिए ये घुसपैठ भारत में ही, और जिस कश्मीर में हमारे भारतीय लोग बस नहीं सकते थे, वहाँ भी रोहिंग्या को बुला करके भारत में भी और कश्मीर भी बसाया। तो ये वो जेएनपीसी है। सिर्फ आबादी बढ़ाने में भी वो भी बोझ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के ऊपर, जो कि पहले से ही जो है यानी जो माली हालत में यानी सबसे अधिक बेरोजगार, सबसे अधिक वो अशिक्षित, सबसे अधिक गरीब हालत में थे, उनके ऊपर ये बोझ डाला जो है माने आबादी बढ़ा करके या परिवार जो है बड़ा करके। इस संबंध में पिछले किसी एपिसोड में ये बताया गया था कि कुछ समझदार किस्म के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज में ऐसे लोग हैं जो कि इन सबों के झांसे में नहीं आए। उन्होंने बराबर इस बात का ख्याल रखा कि नहीं भाई, यदि हमको एक नागरिक के रूप में अपने इस दलदल से यानी बेरोजगारी और गरीबी और अशिक्षा के दलदल से बाहर निकलना है तो परिवार को सीमित रखना ही पड़ेगा। तो इस संबंध में मैंने किसी एपिसोड में बताया हुआ था, लखनऊ टेलीफोन्स में एक जो लखनऊ टेलीफोन्स की जो पहले वो जनरल मैनेजर थे 90 के वो दशक में, तो लखनऊ टेलीफोन्स के फर्स्ट या पहले जनरल मैनेजर महाप्रबंधक थे शब्बीर अहमद। तो वो थे जनरल मैनेजर और उनकी पत्नी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में या किसी बड़े कॉलेज में लेक्चरर थी। उनको एक ही बच्चा, तो वो भी इस्लाम आस्था से थे, लेकिन वो जो है इन सबों की झांसी में नहीं आए। और सुनने को तो यह भी आया है कि कुछ अतिवादी किस्म के जो तत्व थे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, वो कहीं कहीं इसका भी दुष्प्रचार करते थे। दुष्प्रचार जहाँ भी उनको मौका मिला कि भाई आप लोग आबादी बढ़ाइए, इस्लामिक स्टेट बनाना है, इस तरह की बात है। तो इस तरह की प्रवृत्तियों का ये जेएनपीसी ने पूरा मौका दिया। और कुल मिलाकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो माली हालत थी, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी को और बदतर इसने बनाया और अपने वोट बैंक को में इजाफा करवाया, आबादी इनकी बढ़ा करके और घुसपैठ को बढ़ावा दे करके। तो ये जेएनपीसी है जो करती रही। तो इसलिए हमारे जाहिर है कि हमारे भारतीय भाई बहन के जहन में वो बातें नहीं आने में दिक्कत है और या नहीं आ सकती जो अभी किस तरह की सेवा, किस तरह की इज्जत, किस तरह की प्रतिष्ठा और किस तरह की सेवा में जो है भारतीय जनता दल अपने आदरणीय जो है भारतीय भाई बहनों या अपने आदरणीय भारतीय आवाम को देने की सोच रहा है या उसकी योजना है या उसके जहन में है। तो उसके विषय में मैं अभी कल्पना में शायद नहीं आ सकता, लेकिन ये है।
अब देखिए आबादी को ले लीजिए, तो बड़े मियाँ जो छोटे मियाँ हैं, छोटे मियाँ मतलब भारतीय जनता पार्टी, इनकी क्या सोच है? एक तो इन्होंने कुछ तत्वों को लगा दिया है, साक्षी महाराज, हालांकि तत्व नहीं, वो सॉरी, यानी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और निरंजन ज्योति शायद मंत्री भी रह चुकी हैं। साक्षी महाराज जो है साक्षी महाराज दो वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। गिरिराज सिंह वगैरह जो है, ये जो मंडली है आबादी के विषय में एक माने घटिया किस्म का कि 10 बीबी और 40 बच्चे, इस तरह की बात है। और वहीं पर जो प्रधानमंत्री महोदय हैं श्री मोदी जी, इस जो आबादी विस्फोट इस देश के लिए अभिशाप है, उसमें इनको जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड दिखता है। बताइए, इतना बेवकूफ तो आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। आबादी विस्फोट जो है बहुत बड़ी समस्या है इस देश की, और इसको कम करके, क्योंकि चीन ने भी अपनी बढ़ती हुई आबादी को मैंने काबू ही नहीं किया, उसको नीचे तक ले आया, उसको नेगेटिव ग्रोथ में लाया। आज उसी की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल स्पष्ट कहा है कि आबादी विस्फोट को काबू ही नहीं करेगा, उसको एक नेगेटिव ग्रोथ में, उसको एक ऋणात्मक दिशा में ले जा करके 10-20, 50-60 सालों में फिर उसको जो है 30 करोड़ पे लाएगा। तभी जाकर के हमारे आगे आने वाली नस्लें जो है, हमारे बच्चे जो है सुखी हो पाएंगे। और सही है कि इस देश को ये सुखी रखना है, तो 1 अरब 35 करोड़ 40 करोड़ का बोझ हटा करके जब तक उसको हम जो है वो 30 करोड़ पर नहीं लाएंगे, तब तक अपने सुखी जो है, तब तक अपने आगे आने वाली नस्लों को, बच्चों को न तो वो सुख दे पाएंगे, न तो उनको सुखी रख पाएंगे, न तो उनके चेहरों पर स्माइलिंग फेसेस हम देख पाएंगे। तो इसे आबादी के बोझ को, जो आबादी विस्फोट के कारण हुआ, वो तो हटाना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता दल बहुत इसके विषय में स्पष्ट भी है, गंभीर भी है। तो ये जो आबादी विस्फोट है, तो इस बेवकूफ, अब बेवकूफ कहा जाएगा, अब कोई बुद्धिमान जरूर कर सके, इस बेवकूफ जो है वो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, तो वो इनको इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड दिखता है, मतलब कि आबादी का एक कोई मुनाफा इनको दिखता है। तो इनको बेवकूफ़ी बोला जाएगा। और छोटा परिवार रखने के विषय में आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक बार वो लाल किले पर बोला था कि छोटा परिवार रखना जो है वो देशभक्ति है। माने कितना लूजली बात, कितना माने लापरवाही वाली बात। तो जो आबादी विस्फोट जो है कितनी बड़ी समस्या है इस देश के लिए, उस पर बीजेपी वालों का कुछ भी नहीं करना है, बल्कि जो है साक्षी महाराज और गिरिराज सिंह, निरंजन ज्योति का जो कुनबा है, इस तरह का माने इस तरह की गंदी बातें कि 10 बीबी और 40 बच्चे का इस तरह से वो फैलाना। मोदी जी का कहना कि भाई उसमें वो उनको जो है उनको डेमोग्राफिक डिविडेंड दिखता है, और कभी कभी छोटा परिवार रखने को वो देशभक्ति कहते हैं। यानी इतनी लापरवाही वाली बात। कौन? ये राष्ट्रवादी किस्म के हमारे बीजेपी और मोदी जी, उनकी हालत। तो देश की जितनी भी समस्याएं हैं उनके प्रति एनपीसी ने तो उन समस्याओं को बढ़ाया, और उन्हीं समस्याओं को ये पाल रहे हैं। ये इनका है। तो इसीलिए जो है
ये अब जरूरी हो गया है। और वैसे बीजेपी कहती है कि उसके पास वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, 12 करोड़ उसके कार्यकर्ता वगैरह हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी भी देश हित में नहीं करती है। सिर्फ उसका एक काम रहता है चुनाव जीतना और राज्यों में सरकार बनवाना। ये सबसे बड़ा देश के साथ जो है विश्वासघात है। इस संबंध में भारतीय आवाम ताकत दल कहना चाहता है कि हालांकि भारतीय आवाम ताकत दल इसमें विश्वास नहीं करता है कि जो देश हित में काम होते हैं उसको उसकी तारीफ करने में, उसकी प्रशंसा करने में वो सबसे आगे रहता है, चाहे कोई भी किया हो। तो तो मोदी सरकार के और ये पहले भी बोला गया है कि मोदी सरकार के वो नितिन गडकरी, पीयूष गोयल के काम जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही यानी विलक्षण किस्म के काम चल रहे हैं उसके। और खास करके कोरोना अवधि में जिसमें आर्थिक गतिविधि जो है बाधित हो जाती है, विश्व के कई देश जो है वो दिक्कत में आ गए, लेकिन यहाँ पर निर्बाध रूप से चल रहा है और ये कम बात नहीं है। और खास करके नितिन गडकरी का तो जो हिसाब लगाया गया था 110 लाख करोड़, और भारत माला वाला सवा वो जोड़ लीजिए। पीयूष गोयल का भी है डेडिकेटेड वो फ्रेट कॉरिडोर और जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर तमाम है। रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन, कोचेस का मॉडर्नाइजेशन, तमाम बातें हैं। तो जहाँ भी बात आती है तो देश हित में है, हमारे आवाम के हित में है, तो बराबर जो है उसका स्वागत हमेशा ये करता है भारतीय आवाम ताकत। इसकी परवाह नहीं करता है कि ऐसा कहने से किसी और दल का फायदा होगा, हमारा नुकसान होगा। इस भावना से ऊपर उठ करके, चूंकि वो देश हित सर्वोपरि है, तो इसके विषय में अच्छा, और इसकी व्यवस्था भी जो की गई है बहुत बढ़िया है। PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि गवर्नमेंट भी रहेगी, सरकार भी रहेगी, और जो है जो उद्योगपतियों का भी पैसा लगेगा, और दोनों मिल करके इसको चलाएंगे। बात भी सही है कि जो उद्योगपतियों का भी जो संसाधन इस देश के आधारभूत ढांचे के विकास में यदि लगता है, वो जो है स्वागत योग्य है। और फिर ये मैंने यानी PPP मॉडल से के आधार पर जो है फिर BOT की जो शैली है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी वो बनाएंगे और फिर जब तक और जितना उनका पैसा लगा है तब तक वो ऑपरेट करेंगे। इसके बाद फिर वो जनता का हो जाएगा या गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर BOT के आधार पर करेंगे। तमाम इस तरह के स्कीम गुजरात में जो यानी कई सड़कें जो है वो इसने बनाई है, L&T ने। तो और खास करके ये जो जमुना एक्सप्रेस है, इसको किसने बनाया? JP ने बनाया है। पाला जो है इतना लंबा एक्सप्रेस वे, तो जो भी पैसा इसने JP ने इसको लगाया, तो अपना जो है वो जो टोल टैक्स के जरिए अपना पैसा ही वापस कर रहा है। कुछ वर्षों के बाद जो है वो इस देश का हो जाएगा। इसको ये GNPC वालों ने, देखिए काम वास्तव में बीजेपी का है, लेकिन चूंकि देश हित में है, इसलिए देश में हित में है, इसलिए भारतीय आवाम ताकत दल कह रहा है। इसको GNPC वालों ने
और उसके और भी जो और भी उसके सालारों ने, कोहार्ट्स कहते हैं, ने यह अफवाह फैलाई, यह झूठ फैलाया कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया और सब कुछ LIC बेच दिया, बस बेचने का, ताकि ये जो इस तरह से जो देश में और इतने बड़े पैमाने पर जो काम हो रहा है वो जो है जनता जो है इसके पक्ष में न आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुट्ठी भर GNPC के लोग, मुट्ठी भर जो है वामपंथी जो है, जब वो अफवाह झूठ फैलाते हैं इस देश में, उसकी काट जो है ये 12 करोड़ वाले बीजेपी के कार्यकर्ता लोग नहीं कर पाते हैं। और वो झूठ अफवाह इतना लोगों के जहन में भरा हुआ है कि जो है सारी अवधारणा को जो है वो बदल देता है। अब कल ही एक MP से कोई फ़ोन किया था हमको, तो वो मित्र टाइप के हैं, क्या कि तो बोल रहे हैं कि भाई अब हम लोग जो है अब क्या सोच के ये मैंने मोदी जी को दिए थे और मैंने कहा क्या हो गया, क्या कि अब वो बताइए वो रोजगार नहीं है और हम वो सड़कों पे आ गए फलाने ढकाने। तो हमने कहा भाई अरे भाई सड़कों पर आने का क्या मतलब है, नौकरी मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही मिले तो यह तो कोई आवश्यक नहीं है। कितना गांव देहातों में कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना के जरिए तमाम लोग इसका लाभ उठाते हैं। तो प्राइवेट नौकरी भी वो रोजगार होता है, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन जो हमने तो देखा है कि गांव देहात में इस्लाम आस्था वाले कई भारतीय भाई बहन जो है कौशल विकास करके मुद्रा योजना लेकर चला रहे हैं। वहीं पर जो है अब जाति की बात तो हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी बताने के लिए वो बोलना पड़ता है। तो वही क्षत्रिय ब्राह्मण के बच्चे जो है बस उसी ऐठन में बैठे रहते हैं, न तो वो जो कौशल विकास की बात करते हैं, न तो जो है वो जो है मुद्रा और न तो वो मुद्रा योजना का लाभ उठाते हैं, जबकि उसमें काफ़ी वो रोजगार के अवसर हैं और खुद का वो रोजगार और दो चार को और भी यानी रोजगार देने का उसमें वो व्यवस्था है, तो रोजगार वो भी है। तो उनको ये बताया गया कि भाई यह कोई बने, लेकिन इतना जो कम से कम जो है वो नितिन गडकरी का जो काम है, इस गोल काम है, उसके विषय में फिर वही जो अफवाह के शिकार थे, अरे मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया, बताना पड़ा उनको। तो हम जो है बीजेपी के कोई वो प्रवक्ता नहीं है, लेकिन यह बीजेपी और इसकी मोदी जी की बहुत बड़ी साजिश है कि पूरा मौका दी हुई है इस GNPC को, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी को और वाम दलों को, कि वह झूठ और अफवाह फैलाएं और लोगों को शिकार बनाएं। यह सबसे बड़ा दुख रहा है। इसलिए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जितना खतरा ये GNPC वाले हैं, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस वाले, वामदल वाले, उतने ही खतरनाक यह है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये मोदी जी भी खतरनाक हैं और ये बीजेपी खतरनाक है, जो इन खतरनाक ताकतों को पाल ही नहीं रही है। पूरा मौका दी हुई है कि वो झूठ फैलाएं और अफवाह फैलाएं, और पूरी जो मशीनरी इनकी है 12 करोड़ वाली, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। और चुनाव भी जीत रहे हैं कैसे, वो भी घिनौने तरीके से, ध्रुवीकरण। शपथ लेते हैं मोदी जी भारत के संविधान की, और भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, और वहां जाके बोलते हैं कि वहां जाके बोलते हैं कि हिंदू लोग यानी हमको वोट दें। इतना बड़ा विश्वासघात भारत के संविधान के साथ। तो ऐसी ताकतों की जरूरत नहीं है
इस देश को किसी भी हालत में। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे लोग, अभी मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि भाई नोटा के संबंध में तो नोटा के संबंध में साथ समाचार ये भी आया कि कुछ लोग जो है रैली वैली के विरुद्ध में एकाध ने आवाज़ उठाई कि भाई कि वो भारत आवाज़ उठाई थी अकेला आदमी कि भारतीय आवाम ताकत दल जिंदाबाद, नोटा जिंदाबाद। तो लोगों ने उसको जो है मैंने हैंडल कर दिया, पीट पाट दिया। तो उसके विषय में यही कहना है कि बेहतर यह है कि जब भी इस तरह की आप वो रैली है या उनका रैली वाला गुजरे और वहाँ पर यदि आपको आवाज़ उठानी है तो अकेला मत उठाइए, कम से कम 10-20 की संख्या होनी चाहिए, नंबर 1। और बेहतर तो है कि आप आवाज़ भी मत उठाइए, उसको एज ए अंडर करंट बिल्कुल शांत से बस प्रचार रहे, जो बस उसका असर जो है वो मतपेटी पर दिखे, तब जाकर के वो दिखेगा। लेकिन फिर भी इसकी बातें उठ रही हैं कि नोटा ही एक रास्ता बनता है। इसलिए भारतीय जनता दल कहता है कि नोटा अपनाइए और इन सारी जो देश विरोधी और खतरनाक जो ताकतें हैं, यानी गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी, कागज बामदल और ये आपके ये बीजेपी जो है, उसका खात्मा जो है देश के हित में है, आपके हित में है। और दूसरी जो आज़ादी जो कि बहुत ज़रूरी है उसके आगाज़ के लिए आवश्यक है। तो इसलिए नोटा 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 भूलिए मत, इसको साकार करिए। अभी और भी फेजेज और चरण बाकी है, चार नहीं 6, उसमें इसको वो साकार करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।